India, that is Bharat, shall be a sovereign democratic republic. नमस्कार। रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस या यूँ कहे 26 जनवरी। और जब हम 26 जनवरी कह रहे हैं तो उस समय हमें याद रखना पड़ेगा कि ये 26 जनवरी 1950 को याद कर रहे हैं, यानी आज से 70 साल पहले। जैसा नज़ारा 26 जनवरी 1950 को था, उस नज़ारे को याद करने का दिन आज है। और वो नज़ारा, वो दृश्य, वो हर साल अगर हमारे सामने आए तो हमें कुछ अंदाज़ा रहे कि वो उस दिन हुआ क्या था, वो दिन महत्वपूर्ण क्यों है। 26 जनवरी 1950 का वह दिन जिस दिन हमारे संविधान को लागू किया गया। संविधान को लागू करने का मतलब वो ये, हम आज जानते हैं कि हमें आज़ादी तो 1947 में मिल गई, लेकिन उस आज़ादी के अमरत्व के लिए, उस आज़ादी को लगातार बचाए रखने के लिए इनकलाब जिंदाबाद का अगर वास्तविक रूप हमने देखा तो वो 26 जनवरी 1950 को देखा। बड़ा खुशनुमा माहौल था। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकार्नो, उनको हमने मुख्य अतिथि बनाया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू उनको लेने जब पहुँचे, और वो आज भी जब लोग देखते हैं कि कैसा माहौल था, कितने गदगद लोग थे सब, कि वो 26 जनवरी 1950 को हम पूर्ण रूप से स्वतंत्र हो रहे। और उसके बाद से लगातार ये दिन हम मनाते चले आ रहे। एक अगर गौर करें कि इस दिन जो होता रहा है कुछ दशकों पहले तक, ये जो झंडे फहराए जाते हैं, मिठाइयाँ बंटती हैं, बड़े खुशनुमा माहौल में, वो राष्ट्रीय पर्व हमारा है। इस राष्ट्रीय पर्व के नाते जो भी सबसे ज़्यादा रंगारंग और खुशनुमा माहौल बनाया जा सकता है वो देश में बनता आया है। लेकिन कुछ दशकों पहले तक एक और बड़ी ख़ास क्या कहें उसको, कि कार्यक्रम हुआ करता था, हर नगर कस्बे में हुआ करता था, कि 26 जनवरी 1950 के दिन की जो महत्वपूर्ण घटना, यानी संविधान का लागू होना है, तो संविधान की चर्चा ज़रूर होती थी। और संविधान की चर्चा जब हुआ करती थी तो पूरा माहौल देखा जाता था, पूरा इतिहास देखा जाता था कि ये दिन आया कैसे। ये दिन यूं ही अचानक प्रकट नहीं हुआ, बहुत लंबा इतिहास है। और उस लंबे इतिहास की ख़ास तारीख़ों को इस दिन ज़रूर याद कर लिया जाता था। और ये होना बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि 26 जनवरी 1950 को याद रखने के लिए उसका महत्व, उसके पीछे की पूरी कथा, उसका बार बार जिक्र होना बहुत ज़रूरी है। और इस इतिहास कथा को आज न्यूज़ फ्रंट उसको जानने के लिए अपने देश के एक वरिष्ठ पत्रकार और ख़ास तौर पर पंडित नेहरू पर लिखी किताब के लेखक, नेहरू मिथक और सत्य, उनको हमने बुलाया, उनको हमने आमंत्रित किया है। और ख़ास तौर पर इसलिए आमंत्रित किया है कि उस पुस्तक को लिखते समय उनको पूरा स्वतंत्रता संग्राम, उसकी महत्वपूर्ण घटनाओं को देखना पड़ा। और जाहिर है कि उनकी नज़र में पूरा वह दृश्य है, वह एक लंबी सी कथा, उसको संक्षेप में बताने की स्थिति वो बना सकते हैं। पीयूष भाई का स्वागत है। पीयूष भाई, आज अपने दर्शकों को हम ये बताना चाहते हैं कि ये जो कथा है, जो संविधान की इतिहास कथा है, इसको संक्षेप में कुछ इस तरह रखा जाए ताकि ये जो दिन है 26 जनवरी 1950 का, ये बार बार जब याद हम करते ही हैं तो एक मुश्त वह दृश्य हमारे सामने आए। जाहिर है कि इस कथा के उद्गम या इस कथा का जो प्रस्थान बिंदु है उसका जिक्र आएगा ही। फिर भी उस कथा को रखने के लिए आप कहाँ से इसको शुरू करना चाहते हैं? अगर 26 जनवरी 1950 या 26 जनवरी के दिन की चूँकि हम बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो यही आएगा कि संविधान बना था भारत का, तो वो किसी और तारीख को भी लागू हो सकता था, क्योंकि संविधान हमने तो 26 नवंबर 1949 को बना के तैयार कर लिया था। फिर हमने
तकरीबन 2 महीने क्यों प्रतीक्षा की उसे लागू करने के लिए? तो 26 जनवरी 1950 को लागू करने की जो कथा है, असल में 26 जनवरी का महत्व 1950 से कहीं पहले 26 जनवरी 1930 से हम देखें वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है। आप सबको पता ही होगा कि रावी नदी के तट पर 1929 में 31 दिसंबर को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से तिरंगा फहराया था और भारत की आज़ादी की घोषणा की थी। और उसी घोषणा के साथ एक घोषणा और हुई थी कि अब से 26 जनवरी को भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मनाया करेगा, अपने आज़ादी की घोषणा किया करेगा। और 26 जनवरी 1930 से पूरे भारत में बड़े जलसे होने लगे, तिरंगा फहराया जाने लगा। और भारत के आज़ाद होने तक, माने 15 अगस्त 1947 आने से पहले तक 30 जनवरी को ही हम अपने आज़ादी का दिवस मनाते थे। तो जब भारत का संविधान तैयार हो गया और मुल्क आज़ाद हो गया, चूँकि परिस्थितियों का प्रवाह ऐसा हुआ कि हम अपनी आज़ादी की तारीख खुद तय नहीं कर पाए, वो हमारे ऊपर आ गई, 15 अगस्त 1947 हो गई। तो अपने जहन में हमारे द्वारा तय की गई 26 जनवरी की तारीख को अपने स्मृति में बनाए रखने के लिए हमने गणतंत्र दिवस की घोषणा करने के लिए, संविधान को अंगीकृत करने के लिए 26 जनवरी का दिन चुना और उस दिन से हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। इस तरह से हमने एक 15 अगस्त जो हमें आज़ादी का दिन वो हो गया, और एक जिस दिन को हम आज़ादी का दिवस मानते थे उसे हमने रिपब्लिक डे मना लिया। ये 26 जनवरी के दिन का महत्व है। दूसरी बात जो आपने पूछी कि सिर्फ दिन की कोई बात तो है नहीं कि वर्षगांठ मना ली, क्योंकि मुल्कों के इतिहास तो लंबे 2-2 हज़ार साल, 2,500 साल, भारत का तो 5,000 साल पुराना कम से कम इतिहास है। तो संविधान एक प्रक्रिया है। एक तरफ तो हम ये कह सकते हैं कि दिसंबर 1946 में हमारी संविधान सभा बनी और उसने 26 जनवरी 1950 तक काम किया, और उस दिन करीब 3 साल की मेहनत के बाद, जिसमें हमारे सारे देश के बड़े नेता शामिल हुए, महात्मा गांधी उसमें शामिल नहीं थे, वो राष्ट्रपिता थे, लेकिन बाकी सारे बड़े नेता उसमें शामिल थे, सारे वर्ग के नेता शामिल थे, सारे इलाकों के नेता शामिल थे। उन सब ने बैठ के और दुनिया भर के जो संविधान थे उन्हें नज़र में रखा, दुनिया भर के जो लोकतंत्र के मॉडल थे या शासन प्रशासन के मॉडल थे उन्हें ध्यान में रखा, और उन मॉडल्स पे जो हमले हुए थे तानाशाही के या सांप्रदायिकता के, उन खतरों को समझा, उनको जहन में रखा। उन सब को मिला के 3 साल की मेहनत के बाद एक फुल प्रूफ संविधान हमें दिया, जो हमारे यहाँ के दबे कुचले आदमी को आज़ादी का अनुभव करा सके, जो चुनी हुई सरकारों को अपदस्थ होने से बचा सके, जो एक खुशहाल मुल्क के आगे की भूमिका तैयार कर सके। और संविधान में ये बात भी साथ में छोड़ी गई संशोधन करने की कि जब जब मुल्क के सामने जैसे हालात आएंगे, जैसी देश काल परिस्थितियाँ होंगी, उनमें उस ज़माने की संसद, उस ज़माने के लोग बदलाव कर लें। लेकिन ये साथ में इंश्योर किया कि जो उसके फंडामेंटल्स हैं संविधान के, उनमें कोई बदलाव न कर सके। तो चूँकि हमारी एक संवैधानिक लोकतंत्र है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने अपने आप में बदलने की छूट हमें दी है, लेकिन उसकी मूल भावना को बदलने की छूट किसी संसद को नहीं दी है। ये चीज़ें उसमें आती हैं, 3 साल की मेहनत की मशक्क़त के बाद हमें दिया गया। लेकिन इसके इतिहास पे अगर हम जाएं तो असल में भारत के संविधान निर्माण की प्रक्रिया करीब 90 साल चली है। आपको सुन के आश्चर्य लग सकता है। तो इसका सिंपल सा हम जाएं कि 1857 में जो गदर हुआ, जिसमें भारत के राजे रजवाड़ों, महाराजाओं ने और सैनिकों ने और आम लोगों ने भी एक तरह से उसमें पार्टिसिपेट किया और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ बगावत कर दी, बहुत बड़ा गदर हमने हुआ, उससे ब्रिटिश एम्पायर हिल गया। तब पहली बार अंग्रेज़ों को ये एहसास हुआ कि भारत को हम ऐसे ही जानवरों की तरह और गुलामों की तरह नहीं इसके ऊपर राज कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ राज करना है तो रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। तब वहाँ की संसद ने, वहाँ के राजा ने ये घोषणा की कि अब भारत में भी उसी तरह का शासन प्रणाली इंग्लैंड लागू करेगा जैसा उसने दूसरे उपनिवेशों में लागू किया है। तो 1857 के गदर के अगले साल 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया। उस एक्ट में यही कहा गया कि एक उत्तरदायी सरकार दी जाएगी। जाहिर है कि उसका उत्तरदायित्व बहुत सीमित था और बहुत कम मायने में वो हम लोगों की आशाओं आकांक्षाओं की पूर्ति करती थी, लेकिन वह उस तरह की बिल्कुल ही अराजक नहीं थी, संपूर्ण अराजक नहीं थी जैसा कि ईस्ट इंडिया कंपनी हुआ करती थी। तो 1857 के बाद हमने जो लड़ाई लड़ी उससे हमें थोड़े से संवैधानिक प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से, जिससे गवर्नर जनरल की यहाँ स्थापना हुई, काउंसिल्स बनी, हाई कोर्ट बने,
फिर आगे बढ़ के मंत्रालय वगैरह बने। तो एक किस्म की डमी ही सही, दिखावटी ही सही सरकार शुरू हुई जो ये दावा करती थी कि वो भारत के लोगों का कल्याण करेगी। एक सवाल ये उठता है कि 1857 का जो हमारे पास समय है या जो कालखंड है, ये पर्टिकुलर डेट है जी। तो 1857 की जो स्थिति बनती है उसके पहले ईस्ट इंडिया कंपनी जी। उसका भी अगर 2-4 वाक्यों में हम उसको इंट्रोड्यूस करा दें तो जो यूथ हमारा है जो कि पूरे इतिहास को एक नज़र में देखना चाहता है तो उस पर भी कुछ डेट्स हमारे पास होना चाहिए। ईस्ट इंडिया कंपनी तो जो यूरोप के लोग थे और ख़ासकर इंग्लैंड के लोग थे, उनकी एक सौदागर कंपनी थी जो यहाँ भारत में व्यापार करने आई थी। और व्यापार करने कोई वो आजकल में नहीं आ गई थी। अकबर बादशाह के जो मरने की तारीख है 1600 के आसपास की, लगभग उसी समय ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ गई थी। उसके बाद वो यहाँ उसके बाद अकबर आते हैं, अकबर के बाद जहांगीर आते हैं, जहांगीर के बाद शाहजहाँ आते हैं, शाहजहाँ के बाद औरंगजेब आते हैं। इस पूरे कालखंड में जब तक मुग़ल एम्पायर यहाँ था तब तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सपने में नहीं सोचा था कि उसे कभी इस मुल्क में हुकूमत करनी है। वो अपना व्यापार करते थे। लेकिन जब भारत का मुग़ल साम्राज्य का पतन हुआ और भारत छोटे छोटे राज्य रजवाड़ों में बंटने लगा और कंपनी को अपनी सुरक्षा के लिए खतरा हुआ तो उसने अपने लिए फोर्ट बनाए, अपने लिए निजी सेना बनाई और बाद में हमारे राज्य रजवाड़ों ने अपनी आपसी लड़ाई में उस सेना की मदद लेना शुरू कर दी। तब ईस्ट इंडिया कंपनी को समझ में आया कि यहाँ तो सिर्फ व्यापार करने की गुंजाइश नहीं है, यहाँ तो राज करने की भी पूरी पूरी गुंजाइश है। और धीरे धीरे एक एक राज को वो लड़ते हुए उसने एक पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत की मालिक हो गई। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी भारत पर शासन तो करने लगी लेकिन उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं थी। जैसे किसी भी व्यापारी का मूल उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, उसके लिए चाहे मानवता के मूल्य ताक पर रख दिए जाएं, उसे उसकी फिक्र नहीं होती। वैसा ही काम ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया और उसे ब्रिटेन की संसद से एक तरह से अधिकार मिला हुआ था कि वो भारत को लूटे खाए और उस पर राज करे। जैसे कहीं आप पार्किंग का ठेका दे दें, ठेकेदार को दे दिया जाता है तो वो कितनी पार्किंग वसूल कर रहा है, कैसे कर रहा है, एक मिनिमम नियम बना दिया जाता है, वो अपना काम करता है। तो उनका मेन जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का राज रहा कि भारत से रेवेन्यू कैसे हासिल करना है, इस पे उसने पूरी ताकत लगाई। भारत की जनता के कोई मानवाधिकार हैं, उसकी कोई सभ्यता, परंपरा, संस्कार हैं, इससे उसे कोई मतलब नहीं था। वो कैसे जी रही है, कैसे मर रही है, इसके प्रति वो विमुख थी और सिर्फ शोषण में लगी हुई थी। इस तरह का काम ईस्ट इंडिया कंपनी का था। तो इसका मतलब ये माना जाए कि 1857 के बाद जो दखल ब्रिटिश गवर्नमेंट का हुआ, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट के दखल के बाद जो हमने यात्रा देखी है संविधान बनने तक की, तो उसकी कुछ महत्वपूर्ण तारीखें। उसकी 3 महत्वपूर्ण तारीखें, जैसे मैंने सबसे बड़ी तारीखें हम पहले याद कर लें कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1958, फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 माने 1919 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 3 बार हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना। एक बार 1858 में, एक बार 1919 में और एक बार 1935 में। और जब चौथा एक्ट आता है इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एक्ट जो 1947 में आया 15 अगस्त को, जब हम लोग आज़ाद हुए। ये चारों एक्ट ही ब्रिटेन की संसद ने बनाए थे। और आप अगर गौर से देखें तो हमारा जो संविधान बाद में हमने अंगीकृत किया 26 जनवरी 1950 को, उसकी प्रोसेस इन चारों कानूनों में दिखाई देती है। एक में हमें थोड़ी सी छूट दी गई, दूसरे में हमारी जो उस समय की विधायिकाएँ थीं उनमें थोड़े से और अधिकार बढ़े। पहले सिर्फ राजा महाराजे होते थे, फिर उनके बाद पढ़े लिखे लोग जैसे दादा भाई सर फिरोज शाह मेहता हैं, उसमें गोपाल कृष्ण गोखले हैं, उसमें पंडित मदन मोहन मालवीय हैं, देशबंधु चित्तरंजन दास हैं, ऐसे बड़े बड़े लोग भी उसमें जाने लगे। एक मिडिल क्लास का उसमें प्रवेश हुआ और इन लोगों ने वहाँ पे जाके इनके पास अधिकार नहीं थे, ये कोई बिल पास नहीं करा सकते थे। वो अंग्रेज़ों का ही वहाँ बहुमत रहता था, लेकिन विपक्ष की हैसियत से बात अपनी रखते थे कि आप जो ये कानून पास कर रहे हो ये मुल्क के खिलाफ है, ये शोषण का कानून है। तो उन जो विधायिकाएँ बनाई थी डमी अंग्रेज़ों ने कि हम ये दिखा सके दुनिया को कि हम कल्याणकारी राज्य हैं, लेकिन असल में वो था नहीं। उसकी विसंगतियों को उजागर करने के मंच के तौर पे उन विधायिकाओं का इस्तेमाल हमारे गांधी जी से आने से पहले के जो देशभक्त थे उन्होंने बहुत ज़बरदस्त उसका इस्तेमाल किया और उससे मिडिल क्लास में ज़बरदस्त जन जागृति आई। एक रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण आई है 1928 में, जिसे नेहरू रिपोर्ट कहते हैं। उस नेहरू रिपोर्ट को पंडित मोतीलाल नेहरू ने बनाया था। पंडित मोतीलाल नेहरू माने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी। और उस रिपोर्ट में हमने डोमिनियन स्टेटस की
मांग की थी और उसमें बहुत सारे प्रावधान रखे गए थे। जैसे आज हमारे संविधान के जो फंडामेंटल्स हैं लगभग ये नेहरू रिपोर्ट में शामिल थे। हर आदमी समान होगा ये बात उसमें शामिल थी। दलितों को, वंचितों को उस समय तो उन्हें डिप्रेस्ड क्लासेज ही कहा जाता था, उन्हें अधिकार दिए जाएंगे उसमें शामिल था। अल्पसंख्यकों को विशेष उन्हें बढ़ने का मौका देने के लिए प्रावधान किए जाएंगे ये बात उसमें शामिल थी। तो यानी कि जो हम आज सारी बातें कहते हैं, देखते हैं, तो जो गरीब अमीर का भेद है, क्षेत्र इलाके का भेद है, धर्म का भेद है, जातियों की ऊंच नीच का भेद है, इन सारे भेदों को ख़त्म करने की बात 1928 की नेहरू रिपोर्ट में शामिल थी। और उस रिपोर्ट का बड़ा हिस्सा 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में शामिल हुआ और 1947 में जब हमारा आज़ादी हुई तब उसी का 35 के एक्ट को वो एक्सटेंशन था। और जब बाद में हमने अपना संविधान 1950 में लागू किया तो वो सारी चीज़ें जो 1858 से शुरू हुई थी वो उसमें थोड़े थोड़े बड़े, थोड़े या बड़े रूप में शामिल होकर एक उसमें शामिल हो गई। यानी कि 90 साल की एक पूरी प्रोसेस है जिसमें हमारा 26 जनवरी 1950 का संविधान बन के तैयार हुआ। कुछ लोग ऐसा कहने लगते हैं कि हमने इस देश के संविधान से चीज़ें देख ली या उस देश के संविधान से चीज़ें देख ली। वो कहते तो सही हैं लेकिन उनकी नीयत सही नहीं होती, क्योंकि अगर सदा सत्य बोलो कि बात 5000 साल पहले कही गई है तो क्या उसे हम आज खारिज कर सकते हैं? या भारत ने बहुत पहले वसुधैव कुटुंबकम का नारा दे दिया था और आज दुनिया उस नारे को फॉलो कर रही है, तो सिर्फ इसलिए कि भारत ने पहले दे दिया था वो नारा तो हम स्वीकार ना करें? जो विज्ञान की पद्धति होती है कि जो भी बेस्ट संसार में जहाँ जिसने किया है उसे हम लें और उसमें अपना सर्वोत्तम जोड़ दें। उसके बाद जो चीज़ तैयार हो, सबसे बेहतरीन, सबसे परफेक्ट चीज़ तैयार होती है। तो वो काम हमारे यहाँ हुआ था संविधान में। तो उसे कॉपी पेस्ट जैसी बात कहना बहुत ही छोटी चीज़ हो जाती है। असल में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ को और महात्मा गांधी के नेतृत्व में इस देश ने जो हासिल किया था उसके सर्वोत्तम को मिला के भारत का संविधान रचा गया है। नहीं, इसका मतलब हुआ कि जो परिष्कार उसमें होता रहा और जो भी हमारे पास संविधान बाद में बना, तो जाहिर है कि इस तरह का कोई दस्तावेज जितने बाद में बनेगा वो उतना परिष्कृत होगा। बिल्कुल। इसमें और एक कुछ चीज़ों पे और आप ध्यान दें तो हमारे संविधान बनाने की प्रक्रिया भी कई बार मैं थोड़ा दिलचस्प भी कह सकता हूँ कि संविधान सभा की स्थापना दिसंबर 1946 में उसकी बैठकें शुरू होनी थी। उसके थोड़े पहले ही, जबकि उसकी विधिवत बैठकें शुरू हों उसके पहले ही नेहरू जी ने एक कंसेप्ट पूरे दिमाग में बनाया था कि हमारा संविधान किस तरह का होना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने उस ज़माने के बहुत मशहूर न्यायविद थे BN राव, उन्हें बुलाया और उनसे कहा कि आप भारत का संविधान बनाइए। राव साहब का परिचय पढ़ेंगे, बहुत आपको पता चलेगा किस किस्म के जीनियस व्यक्ति वो थे। और वो उस काम पे लगे और इसके लिए वो अमेरिका भी जाते हैं, वो आयरलैंड भी जाते हैं, दुनिया के दूसरे मुल्कों में गए, वहाँ के संविधानों को समझा, वहाँ के बड़े बड़े न्यायविदों से उन्होंने मुलाकातें की। एक वाकया राव साहब ने एक किताब लिखी है मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसमें उन्होंने एक वाकये का जिक्र किया है कि जब वो अमेरिका के फेडरल कोर्ट यानी वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट हुआ उसके चीफ जस्टिस से मुलाकात करने गए तो वहाँ के चीफ जस्टिस राव साहब से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कहा कि आप वहाँ क्यों परेशान हो रहे हो, यहाँ हमारे कोर्ट में आके जज बन जाइए। आज हम देखते हैं कि भारतीय मूल की एक महिला अमेरिका की उपराष्ट्रपति बन गई हैं, लेकिन ये सन 46-47 में अमेरिका का चीफ जस्टिस हमारे यहाँ के एक ज्यूरिस्ट को ये आग्रह कर रहा था कि आप आइए और हमारा यहाँ जज बन जाइए। खैर, तो उन्होंने पूरा संविधान का एक खाका तैयार कर दिया था। उसमें करीब 250 के आसपास अनुच्छेद थे। तो संविधान की ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू होने से पहले ही लगभग इनका जो इन्वॉल्वमेंट है जी, वो कहाँ से शुरू करके कहाँ तक हम BN राव का मान सकते हैं? BN राव का ये पहले इन्होंने संविधान का ड्राफ्ट तैयार कर लिया, नेहरू जी को दे दिया गया। जब संविधान सभा की कार्रवाई शुरू हुई तो वो ड्राफ्ट उसमें स्वीकार किया गया और उसमें फिर संशोधन बातचीत शुरू हुई। उसके बाद डॉक्टर अंबेडकर के नेतृत्व में एक कमेटी बनी जो संविधान सभा की कमेटी है, जिससे उन्हें श्रेय मिलता है। लेकिन उनका जो पोस्ट कर दिया गया BN राव साहब का, फिर वो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर हो गए संविधान सभा के। तो जो चीज़ें यहाँ से पास होती हैं अंत में राव साहब के पास ही जाती थी और वहाँ से फाइनल मोहर लग के ही आती थी। तो जो हम ये खांचा देखते हैं इसमें हमारे जो संविधान सभा में बैठे हुए नेता थे उनकी बहसों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। उन बहसों को एक खास किस्म से ड्राफ्ट करने में डॉक्टर अंबेडकर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और उन्हें फाइनल टच देने में BN राव का सर्वोच्च योगदान है। क्योंकि इसीलिए जब ये संविधान बन के तैयार हो गया और संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे तो उन्होंने BN राव साहब को संविधान का पायलट कहा था। तो ये एक उनकी बड़ी महत्वपूर्ण ये योगदान आता है।
और इस संविधान में आप और चीज़ों पर बहुत ध्यान दिया गया, क्योंकि जिस समय में ये संविधान हमारे लोग बना रहे थे वो बड़ा नाजुक दौर था। दुनिया सेकेंड वर्ल्ड वार से जस्ट बाहर निकली थी। दुनिया में दो महाशक्तियों का उदय हो गया था, एक अमेरिका थी, दूसरा सोवियत संघ था। दुनिया में पुरानी महाशक्ति जो यूरोप से उभरती थीं वो उनका पतन हो चुका था, इंग्लैंड अस्ताचल की ओर जा रहा था। और लोगों ने ये भी, इन सब लोगों ने अपनी इसी आज़ादी के 30 साल के आंदोलन में, नेहरू हों या पटेल हों या महात्मा गांधी हों, उन सब ने देखा था कि ब्रिटेन माने यूरोप जो है, जहाँ पे इतना लोकतंत्र का बोलबाला है, वहाँ किस तरह से एक चुनी हुई सरकार में से हिटलर पैदा हो जाता है। उन्होंने देखा था कि इटली में कैसे मुसोलिनी आ जाता है, लोग जो इतनी परिपक्व डेमोक्रेसीज हैं, जो विकसित देश हैं, वहाँ भी ये लोग आ जाते हैं। उन्होंने सोवियत संघ का मॉडल भी देखा था कि जहाँ पर एक सर्वहारा की क्रांति होती है, एक सोवियत गवर्नमेंट बनती है, लेकिन वहाँ लेनिन के बाद स्टालिन कैसे आ जाते हैं और आम आदमी के हाथ में वो आज़ादी नहीं पहुँच पाती है जिसकी लड़ाई हुई। उनके सामने नज़ीर थी फ्रेंच रिवॉल्यूशन की, कि जहाँ इतना बड़ा रिवॉल्यूशन होता है जो सारे रिवॉल्यूशंस की माँ कहा जाता है, तो वो आम आदमी के अधिकारों के लिए तो रिवॉल्यूशन होता है, लेकिन उसमें नेपोलियन बोनापार्ट जैसा तानाशाह निकल के आ जाता है। इन सारी प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाने की दृष्टि भी उस संविधान में रखी गई, इसलिए उन सब चीज़ों को बारीकी से देखा जा रहा था। आयरलैंड, जिसका लगातार संघर्ष इंग्लैंड से बना हुआ था, वहाँ के संविधान की बहुत सारी चीज़ें हमारे यहाँ ली गई। एक दिलचस्प किस्सा और लगा लें इसमें, हमारे संविधान की एक और बड़ी खासियत है जो आप लोग देखते होंगे कि हमारी जो संसद है, संसद में 2 सदन हैं, लोकसभा भी है और राज्यसभा भी है। कई लोगों के मन में प्रश्न आता है, जब चुने हुए लोग लोकसभा में पहुंचते हैं तो राज्यसभा की क्या आवश्यकता है। माने ये पूछने वालों में सिर्फ ऐसे ही लोग नहीं होते हैं कि जो सड़क पर चल रहे हैं, कई बार सांसद और मंत्री, बड़े बड़े लोगों ने इस पर सवाल उठाए हैं, क्योंकि जब जब कोई सरकार राज्यसभा में अपनी चीज़ें पास नहीं करा पाती है तो वो ये बात उसके नेता पर्दे के पीछे से लाते हैं कि जब लोकसभा ने पास कर दिया है तो राज्यसभा को क्या अधिकार है कि वो उसे रोके, क्योंकि चुन के तो लोकसभा के लोग आए हैं, राज्यसभा के लोग तो घुमा के चुने गए हैं। तो इसका बहुत सुंदर वाकया एक है कि ये हमारे यहाँ कैसे आया। तो जो अगर कभी मौका मिले तो मेकिंग ऑफ अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन किताब है, जो अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वहाँ आप सबको नाम पता होगा कि जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे और उन्हें वहाँ का अब राष्ट्रपिता भी माना जाता है। उनके बाद जेफरसन वहाँ राष्ट्रपति बने और अमेरिकी लोकतंत्र में इन 2 शख्सियतों का बड़ा महत्व है। तो जॉर्ज वाशिंगटन का ये कहना था कि 2 सदन होने चाहिए और जेफरसन उसके कटु विरोधी थे, उनका कहना था कि 1 ही सदन होना चाहिए। और बहुत ही मुखर आलोचक दोनों, और उस समय के अखबारों में आता था कि भारी विरोध था। तो एक दिन जो है जॉर्ज वाशिंगटन ने जेफरसन को चाय पे बुलाया और चाय तस्तरी और कप में पेश की गई। तो जेफरसन ने चाय अपना लिया, कप से लेके तस्तरी में डाली और पीने को हुए। तो वाशिंगटन ने उनसे पूछा कि भाई ये कप में चाय थी, तुमने सीधी क्यों नहीं पी ली, तस्तरी में क्यों डाल रहे हो। उन्होंने कहा कैसी आप बात करते हैं, ठंडी होके हम इसे पिएंगे। तो उन्होंने कहा इसीलिए हम 2 सदन चाहते हैं पार्लियामेंट के अंदर, वहाँ सीनेट और कांग्रेस होती है, कि जो लोकसभा होती है जिसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, उसमें कई बार जोशीली बात हो सकती है, क्योंकि उन्हें पॉपुलर चीज़ों का भी ध्यान रखना पड़ता है। कई बार वो ऐसी चीज़ें ही पास कर देंगे जो जनहित में तो नहीं है लेकिन लोक लुभावन है। ऐसे में तस्तरी की तरह राज्यसभा रहे, जिसमें गंभीर विचारवान लोग हों और जिन्हें जनता का सीधा सीधा पॉपुलर होने का दबाव ना हो, जनहित का दबाव जिनके ऊपर सिर्फ हो, तो वो उसे एक बार ज़रा देख लें, समझ लें। तो वो 2 सदन की प्रणाली जैसे अमेरिका में जेफरसन और वाशिंगटन के संवाद से आई थी, वो हमारे यहाँ भी उसको उस तरह से अपनाया गया। यानी बहुत ही दार्शनिक विमर्श के साथ ये पूरा प्रोसेस चला है। ये पीयूष भाई एक ख़ास नुक्ता इसमें दिख रहा है, और ख़ास तौर पर अमेरिका के संविधान को लेकर, कि जब हमने तमाम संविधानों को कंसल्ट किया, तमाम संविधानों पर गौर किया और उसके बाद अपना परिष्कृत संविधान बनाया, तो क्यों ना जो सबसे पुरानी डेमोक्रेसी है अमेरिका, उस अमेरिका के संविधान से हमने क्या सीखा या क्या जाना, और हमने किस चीज़ का बचाव किया। 2 चीज़ें मैं इसमें जिक्र करना चाहूँगा जो हमने खासकर अमेरिका से सीखी। पहली तो बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आने वाली है, जो अभी डोनाल्ड ट्रंप का आपने पूरा किस्सा देखा और वहाँ के कैपिटॉल पर जिस तरह से हमला हुआ और सारी स्थितियाँ आईं, इससे हमारे संविधान निर्माता बहुत पहले से अलर्ट थे। तो क्योंकि अमेरिका के संविधान में अमेरिका के राष्ट्रपति की हैसियत हमारे प्रधानमंत्री से बहुत ज़्यादा और बादशाह से थोड़ी सी कम होती है।
माने वो किसी को भी माफ़ कर, बहुत उसके पास इतने ज़्यादा अधिकार हैं जिन अधिकारों की हम तुलना भारत के प्रधानमंत्री से कर ही नहीं सकते। तो हमारे यहाँ बड़ी खूबसूरती से प्रधानमंत्री को बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन जो इनाम बांटने का अधिकार है, माफ़ी देने का अधिकार है और विवेक से फैसले लेने का अधिकार है, सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होने का अधिकार है, वो राष्ट्रपति को दे दिए गए। और राष्ट्रपति को वो सारे अधिकारों को एग्जीक्यूट करना है पार्लियामेंट की रिकमेंडेशंस पे। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर हुआ है, इसमें हमारे यहाँ अमेरिका के राष्ट्रपति की तरह कोई ताकतवर आदमी ऐसा पैदा नहीं हो सकता है कि जो संसद के ऊपर, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, सबके ऊपर जाके अपनी बातें करने लगे और तमाशा खड़ा कर दे। एक बात। दूसरी, भारत और अमेरिका के बीच एक विचित्र समानता है। भारत में आज भी हम 70 साल हमारे संविधान को हो गया है, वंचित तबके की स्थिति कमज़ोर है। जो हमारा जातीय पूरा ताना बाना है, उसमें अगड़ी और वंचित जातियों का साफ साफ अंतर दिखाई देता है। चीज़ें बदलती नहीं, लेकिन वंचित अभी भी उस स्थिति में नहीं आ पाए हैं कि जो अपने अधिकारों को या इस फ्रीडम को वैसे एंजॉय कर सकें। वो अभी भी दले कुचले हैं, इसीलिए वो अपने आप को दलित कहते हैं। तो दलित और अगड़ी जातियों के बीच का जो हमारे यहाँ इस तरह का एक मामला था, और अमेरिका में एक दूसरा मामला है, वहाँ गोरे और काले का मामला है। और वहाँ दिलचस्प बात यह है कि अमेरिका जब ब्रिटेन से आज़ाद हुआ, उसके पहले तक काले लोग विशुद्ध रूप से गुलाम थे। लेकिन जब वो गोरों की लड़ाई हुई, माने ब्रिटिश गोरे और अमेरिकन गोरों में लड़ाई हुई, उस लड़ाई में गोरों को काले लोगों की अपने गुलामों के समर्थन की आवश्यकता भी महसूस हुई। तो जो अमेरिका की आज़ादी की लड़ाई है, असल में वहाँ के काले नागरिक और गोरे नागरिक दोनों ने मिलकर लड़ी थी और वो आज़ादी हासिल की थी। ऐसे ही हम भारत में देखें कि भारत की आज़ादी की लड़ाई भी, चाहे अगड़े हों, चाहे पिछड़े हों, चाहे इस धर्म के हों, सब ने मिलकर लड़ी और उसको मिलकर हासिल किया। लेकिन अमेरिका में क्या हुआ था कि जब अमेरिका में वहाँ के अश्वेतों को बराबर अधिकार मिल गए और वोटिंग राइट मिल गए, धीरे धीरे स्थिति वहाँ ऐसे बनने लगी कि वहाँ की सरकार बनाने में काली आबादी का दखल पर्याप्त हो गया। तो अमेरिका एक गृह युद्ध में चला गया और लंबा गृह युद्ध हुआ। और गृह युद्ध की जब समाप्ति होती है, उसके साथ साथ काले नागरिकों को जो आज़ादी के समय जो अधिकार दिए गए थे, उनकी भी समाप्ति हो जाती है। उनके वोटिंग राइट, उनके बहुत सारे अधिकार थे, वो उस गृह युद्ध की समाप्ति के साथ ही समाप्त हो जाते हैं। जो बाद में हम देखते हैं कि मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने पूरी लड़ाई लड़ी और अश्वेतों को अधिकार दिलाए, जो अभी तक इस सरकारों तक वहाँ दिखाई देते हैं कि एक अश्वेत पे कैसा व्यवहार हो रहा है, गोरे के साथ कैसा हो रहा है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का पूरी ताकीद की कि आज़ादी की लड़ाई अगर 15 अगस्त 1947 तक दलित ने, पिछड़े ने, सवर्ण ने, हिंदू ने, मुसलमान ने, सब ने मिल के लड़ी है, तो ऐसी कोई सूरत ना आने पाए कि किसी में इनके बाद में चल के कोई इनके अधिकारों को छीन ले। उन्हें इंश्योर कराया गया। और इस इंश्योर कराने की जो सबसे ज़्यादा फिक्र जिस आदमी को थी, वैसे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी फिक्र थी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी फिक्र थी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भी फिक्र थी, मौलाना आज़ाद को भी फिक्र थी, सबको फिक्र थी। लेकिन सबसे ज़्यादा फिक्र थी उस आदमी को जो संविधान सभा में न कभी आया न जैसे कभी आना था, वो थे महात्मा गांधी। जब नेहरू और पटेल गए गांधी जी के पास कि हम संविधान इस तरह से बना रहे हैं, तो गांधी जी ने कहा कि अंबेडकर को तुमने इसमें क्या भूमिका दी है, उनको इसमें होना चाहिए। तो शायद ऐसा कहते हैं कि उन्होंने याद दिलाया कि बाबू जगजीवन राम तो उसमें हैं ही। उन्होंने कहा ना, वो तो हैं, लेकिन अंबेडकर को उसमें रखो, वो इन चीज़ों को और उसकी जो उनकी योग्यता है उसका हमें लाभ लेना चाहिए, वो इसको और बेहतर बनाएंगे। तो गांधी जी को ये पता था कि दलितों के लिए मैं और कांग्रेस पार्टी और आज़ादी का आंदोलन जो कर रहा है वो तो ठीक है, हम कर रहे हैं, लेकिन दलितों का नेता और मेरा सबसे बड़ा क्रिटिक, जो मेरी सबसे ज़्यादा आलोचना मेरी दलितों पे भी जो गांधी जी ने काम किया उसकी भी आलोचना डॉक्टर अंबेडकर बहुत मुखरता से करते थे। तो गांधी जी को लगा कि दलितों के बातों का सबसे बड़ा चैंपियन और हमारी नीतियों का सबसे बड़ा क्रिटिक अगर स्वयं बैठ के वहाँ इन चीज़ों को अपने हाथ से कर रहा होगा, तो शायद दलितों के लिए वो कोई नुक्ता भी नहीं छूट पाएगा जिससे कि कोई संविधान को कल को गड़बड़ा दे और उनके अधिकार छीन सकेंगे। ये एक ख़ास बात रही जो हम अगर कंपैरिजन देखते हैं इससे। अब ये यहाँ तक जो हम पहुँचे और ये हो गया, हमारा संविधान बन गया और संविधान लागू हो गया 26 जनवरी 1950 को। तो इस संविधान लागू होने के बाद अगर हम चुनौतियों को देखें और उसको कुछ कंक्लूड इस तरह से करें कि आज हमारे सामने क्या स्थिति है। जैन साहब, इसमें जो बात आपने कही है, यही बात जब संविधान बन रहा था तो संविधान सभा में डॉक्टर अंबेडकर भी बार बार कहते थे और जवाहरलाल नेहरू भी बार बार कहते थे कि हम अच्छे से अच्छा संविधान बना दें
लेकिन अगर इसके पीछे की भावना चली जाएगी तो ये कागज़ का टुकड़ा ही साबित होगा। और नेहरू जी एक बात और बार बार कहते थे, वो आज़ादी के शब्दों में कहते थे कि आज़ादी कोई स्थायी चीज़ नहीं है। जहाँ कौम गफलत में पड़ती है, आज़ादी हाथ से फिसल जाती है। तो ऐसे ही संविधान जब बनाया था तो संविधान निर्माताओं ने सारे क्लॉज उसमें लगाए और वक्त के हिसाब से संशोधन करने की भी हमें गुंजाइशें दी, और हम लोग 125 से ऊपर संशोधन कर चुके हैं। लेकिन वो लोगों को विजिलेंट रहने के लिए कह गए थे। तो लोग विजिलेंट कैसे होंगे? लोग कोई भीड़ के रूप में विजिलेंट नहीं होने। उसके लिए हमारे संविधान ने डेमोक्रेसी के अंदर अलग अलग इंस्टीट्यूशंस बनाए, सेपरेशन ऑफ पावर किया। तो एक तो सेपरेशन ऑफ पावर हम लोग जानते ही हैं कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और जो अलग से हम कहते हैं कि स्वतंत्र प्रेस, ये चार तो बनाई। इसके अलावा आप देखें तो एक CAG होता है जो सरकार का ऑडिट करता है, एक वित्त मंत्री का फाइनेंशियल एडवाइज़र होता है, इकोनॉमिक एडवाइज़र होता है जिसे कहा जाता है कि वित्त मंत्रालय के अंदर अपोजिशन होता है वो। फिर हमने एक क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो बनाया जो सब चीज़ का हिसाब किताब रखता है। फिर NSSO है, और भी अलग अलग संस्थाएं बनाई गई जो अपना काम करती रहें। और जो संविधान के और लोकतंत्रों के जानकार हैं वो ये बताते हैं कि किसी भी डेमोक्रेसी में निश्चित तौर पर चुनी हुई सरकार सबसे महत्वपूर्ण एक अंग डेमोक्रेसी का होती है। लेकिन इस सब के बावजूद उसकी भूमिका, अगर हम 100 पैसे में डेमोक्रेसी को डिफाइन करेंगे, 100 है तो 25 पैसे की होती है। बाकी 12 आना की जो भूमिका है उस लोकतंत्र में, वो इन इंस्टीट्यूशंस की होती है। तो अगर ये इंस्टीट्यूशंस अपना काम ढंग से करते रहें तो उस देश में कभी तानाशाही नहीं आती, वहाँ लोकतंत्र स्थायी हो जाता है। जैसे आप अमेरिका का ही अभी का उदाहरण लें कि जब मैंने अभी इस बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री से कई गुना ताकत राष्ट्रपति की होती है, लेकिन राष्ट्रपति वहाँ के एक अलग विचार में गए, उनने चुनाव के परिणामों को मानने से इनकार कर दिया। लेकिन उनके बाकी इंस्टीट्यूशंस जो थे, वहाँ का जो चुनाव आयोग था, वहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था, वहाँ के जो पुलिस के अधिकारी थे, उन सब ने राष्ट्रपति की बात मानने से इनकार कर दिया और संविधान की बात पर अड़े रहे कि हमने जिसकी ओथ ली है, हमने जो शपथ ली है, हम इससे बंधे हैं, हम राष्ट्रपति से नहीं बंधे हुए हैं। और उन्होंने वो काम किया तो वहाँ एक लोकतंत्र पर आया हुआ खतरा टल गया। ऐसी उम्मीद ऐसी ही व्यवस्था हमारे लोकतंत्र में की गई है कि अगर सरकार मान लीजिए कोई असंवैधानिक कानून पास कर देती है मेजॉरिटी के बल पे, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट उसे नल एंड वाइड कह देगा क्योंकि ये संविधान के खिलाफ है। यानी कुल मिलाकर बात ये हुई कि जो लोकतंत्र की संस्थाएं हैं जी, वो संस्थाएं भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं जितना महत्वपूर्ण संविधान है। असल में जो संविधान तो एक पुस्तक है, इन सब चीज़ों का वर्णन करते करते ही तो वो संविधान बना है। इन सारी संस्थाओं को उसी में तो वर्णित किया गया है। तो इस सारी व्यवस्था का, लोकतंत्र की एक नैतिक लोकतंत्र की सारी व्यवस्था को जहां हमने एक किताब में दर्ज कर दिया है, वो संविधान है। और असल में वो क्या है? वो हमारे वो मानवीय आदर्श हैं और वो मानवीय व्यवस्थाएं हैं जो 5000 साल में हमने अर्जित की हैं, और उसमें वो हमारी कामनाएं हैं जो हमें आगे हासिल करनी है। तो संविधान का जो एग्जीक्यूटिव पार्ट है वो है जो हम हासिल कर चुके हैं और जिसको हम अमल कर रहे हैं। और जो नीति निर्देशक तत्व उसमें शामिल हैं, उसमें वो गोल्स लिखे हैं जहां हमें जाना है। तो जो नेहरू बार बार कहते थे और गांधी जी ने भी बार बार कहा कि आखिरी आंख का आंसू पहुंचना है, तो हमारा संविधान ये कहता है कि अभी खुशहाली से रहो और आखिरी आंख का आंसू पहुंचने की तरफ बढ़ते रहो। और उसमें जो भी बाधा आती है वो हमारी आज़ादी में बाधा है, वो हमारे संविधान में बाधा है। इसलिए एक बात, ये बड़ा नाजुक समय है और बड़ा जटिल समय है। दुनिया के कई देश ऐसे हैं जहाँ पर संविधान विधिवत काम कर रहे हैं और लोकतंत्र खत्म हो गया है। जैसे रूस को हम देखें, व्लादिमीर पुतिन कभी वहाँ राष्ट्रपति बन जाते हैं, कभी प्रधानमंत्री बन जाते हैं, उनका कुछ पता नहीं चलता। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान है, वहाँ भी संविधान कायम, संविधान कभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन कब तानाशाही आ जाती है, कब प्रधानमंत्री आ जाता है, कब राष्ट्रपति के पास पावर आ जाती है, हमें पता नहीं चलता। श्रीलंका की स्थिति भी हम देख रहे हैं। तो जो विद्वान आजकल कह रहे हैं कि संविधान यथावत बना रहेगा, उसी के अंदर के प्रावधानों का एक डेमागोग आके इस तरह इस्तेमाल करेगा कि वो संविधान की ही पीठ में खंजर घोंप रहे होंगे। और इन चीज़ों को, प्रवृत्तियों को पकड़ने के उसने तरीके बताए हैं कि जब लोकतंत्र में वेल डिफाइंड तरीकों को कोई कट शॉर्ट करता है तो आप समझ जाइए कि वो लोकतंत्र को और संविधान को कुछ कमज़ोर कर रहा है। इसके लिए बाकायदा एक शब्द है, आप लोग पढ़ सकते हैं, उसे कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल हार्ड बॉल। अगर कोई सरकार बार बार बजाय कि संसद में जाके कानून पास कराने के बार बार ऑर्डिनेंस लाने लगे,
तो समझिए कि उसकी आस्था लोकतंत्र में कम हो रही है। अगर कोई गंभीर विषय है जिस पर गहन चर्चा होनी चाहिए, 12 दिन 15 दिन सेलेक्ट कमेटी में जाना चाहिए, और वो वहाँ नहीं जा रहा है, तो हमें देखना पड़ेगा कि वहाँ कुछ लोकतंत्र और संविधान कमज़ोर हो रहा है। अगर कोई सरकार संविधान के किसी प्रावधान को ही देश विरोधी बताने लगे और उसे हटाते समय कहे कि ये देश के खिलाफ था, तो सोचना पड़ेगा कि वो संविधान जब संविधान निर्माताओं ने बनाया था उस समय की परिस्थितियों में निश्चित तौर पे अच्छा रहा होगा। हो सकता है कि वो आज किसी काम का ना बचा हो, लेकिन उसे देशद्रोही कह देना, देश के खिलाफ कह देना, अगर ऐसी कोई बात कह रहा है तो समझना चाहिए कि संविधान पे खतरा है। अगर कोई पार्टी, कोई सरकार, कोई बादशाह लोकतंत्र में चुन के आया है और कहे कि अपोजिशन नहीं होना चाहिए, अपोजिशन में सब लोग चोर हैं, ये देशद्रोही हैं, माने उसे रिकॉग्नाइज करने से मना कर दे, उन्हें पॉलिटिकल अपोनेंट की जगह अपना दुश्मन घोषित करने लगे, तो समझिए कि उसके अंदर तानाशाही की प्रवृत्तियां हैं। ये सब बातें हम, चूंकि संविधान के ही कहने का आशय ये हुआ कि संविधान ने अलग अलग इंस्टीट्यूशन बनाए हैं। उसने अगर प्रधानमंत्री बनाया है तो उसने विपक्ष का नेता भी बनाया है, उसने अगर राष्ट्रपति बनाया है तो उसने राज्यपाल भी बनाया है, उसने अगर पीएम बनाया है तो उसने डीएम भी बनाया है। इनमें से कोई भी एक व्यक्ति अगर बाकी सबकी शक्तियों को छोटा बता के अपने अंदर समाहित करने की कोशिश करेगा तो वो संविधान की किताब को उलट पलट करने की कोशिश कर रहा है, भले ही वो संविधान को प्रणाम करता हो। तो यानी ये चुनौती जो है हमेशा ही रहेगी और इस पर हमें विजिलेंट रहना चाहिए, इस पर हमें जागरूक रहना चाहिए। बहुत ही संक्षेप में कहें इसको, सिलसिलेवार बड़ी लंबी सी कथा है ये संविधान की कथा, लेकिन इसको हम लोग 15-20 मिनट में ये बात कर पाए। उम्मीद है कि गणतंत्र दिवस पर जिसके केंद्र में संविधान है, उस संविधान पर ये आज की बातचीत ये न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाले समय में भी बार बार दोहराने की ज़रूरत वो महसूस कराती रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया पीयूष भाई का, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।